गुड मॉर्निंग, वेरी गुड मॉर्निंग सबको। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं हमारा स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट एसएम, और एक थ्योरेटिकल पेपर है बच्चों। ये कंप्लीट थ्योरी इसमें रहेगा। स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट में हम ये पढ़ेंगे कि एक कंपनी किस तरह की स्ट्रेटेजी बनाती है जब वो मार्केट में ग्रो करती है, जब वो मार्केट से गिरने लगती है तो उसकी क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए, या जब वो मार्केट के टॉप पोजीशन पे रहती है तो उसको क्या स्ट्रेटेजी बनानी चाहिए। स्ट्रेटेजी बनाते समय किन किन बातों का वो ध्यान रखती है, ठीक है। स्ट्रेटेजी कैसे फेल होती है, कैसे स्ट्रेटेजी को रिवाइव किया जाएगा, इन सभी बातों को हम स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट में पढ़ेंगे। 3 चैप्टर हैं टोटल आपके स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट के। सबसे पहले हम स्टडी नोट नंबर 8 कंप्लीट करेंगे, तो आप लिखिए मेरे साथ साथ स्टडी नोट नंबर 8। जैसा आप लोगों ने मुझे बोला है कि सर ये जो चैप्टर है आप हमें लिखवा दीजिए, पर मैं तभी आपको लिखवाऊंगा, मैं ये तभी आपको लिखवाऊंगा अगर आप साथ साथ में रट्टा मारेंगे मेरे साथ इस चैप्टर का, तभी लिखने का फायदा, अदरवाइज फिर हम रीड कर लेंगे। स्टडी नोट नंबर जो 8 है आपका, ये आपका 10 to 12 मार्क्स का है बच्चों। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से 10 से 12 नंबर के एग्जाम में आता ही आता है क्वेश्चन यहां से, ठीक है। और चैप्टर का जो नाम है लिखिए स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट इंट्रोडक्शन। ये हमारा चैप्टर का नाम है बच्चों, जो हम यहां पढ़ने वाले हैं। देखिए जो वर्ड स्ट्रेटजी है, स्ट्रेटजी का जो मीनिंग होता है हिंदी में, इसे कहते हैं रणनीति। ये जो वर्ड आया है ये कहां से आया है कि जब एक युद्ध में आप अपने एनिमी को हराते हैं तो उस समय जो भी आप स्ट्रेटजी बनाते हैं, जो भी आप नीति बनाते हैं ताकि आप उसे हरा सकें, उसे हम रणनीति बोलते हैं। अब यहाँ तो कोई युद्ध तो हो नहीं रहा कि मैं आपको युद्ध की गतिविधियां बताऊं। अब यहाँ पर युद्ध क्या है बच्चों? एक बिजनेसमैन हमेशा ये चाहता है कि उसकी कंपनी आगे बढ़े और वो अपने कॉम्पिटिटर से ज़्यादा बेहतर तरीके से परफॉर्म कर पाए। इसके लिए वो जो स्ट्रेटजी बनाएगा उसे हम स्ट्रेटजी मैनेजमेंट कह देंगे। बेटा स्ट्रेटजी बनाता कौन है, पहले नॉर्मल बात करते हैं। डीसीसी किस तरह आगे बढ़ेगा, डीसीसी में क्या क्या बातें होनी चाहिए, ये क्या मैं सोचूंगा या यहाँ के पुनीत बाजोरिया सर सोचेंगे? इसका मतलब ये हुआ कि सर स्ट्रेटजी कभी भी लोअर लेवल के लोग नहीं बनाते, हमेशा टॉप लेवल के लोग बनाते हैं, या मैं कह दूं डायरेक्टली जो कंपनी के ऑनर होते हैं वो बनाते हैं स्ट्रेटजी। क्यों सर? क्योंकि उन्हीं को फर्क पड़ेगा उनकी कंपनी आगे बढ़ेगी और नीचे गिरेगी तो मुझे फर्क नहीं पड़ने वाला। हाँ, हालांकि कंपनी जब ग्रो करेगी तो उसमें मेरा बेनिफिट भी है, पर जब कंपनी नीचे गिरनी स्टार्ट होगी तो उसमें मेरा लॉस नहीं है, क्योंकि मैं कंपनी छोड़ के दूसरी कंपनी ज्वाइन कर लूंगा। नॉर्मल सी बात है बच्चों। इसीलिए स्ट्रेटजी जो बनाई जाती है वो टॉप लेवल के लोग बनाते हैं। ये टॉप लेवल के लोग कौन होते हैं उसकी बात इसी चैप्टर में हम करने वाले हैं। क्वेश्चन उठता है स्ट्रेटजी बनाते क्यों हैं सर? हम स्ट्रेटजी इसलिए बनाते हैं ताकि हम हमारे कॉम्पिटिटर से आगे निकल पाएं, या फिर हमारे जो भी रिसोर्सेज हैं
उन रिसोर्सेज को हम ऑप्टिमम यूटिलाइज कर पाएं। बहुत सारी कंपनियां मार्केट में बच्चों जो सेम प्रोडक्ट लेके बैठी हैं और वो बहुत सारी कंपनियां अच्छा प्रॉफिट भी कमा रही हैं। एग्जांपल देता हूं मैं, एक तो है अमेजॉन और एक है बेटा फ्लिपकार्ट। दोनों ही मार्केट के लीडर हैं। आप ये नहीं बता पाएंगे कि दोनों में से बड़ा कौन और छोटा कौन है, क्योंकि बराबर टक्कर रख के बैठे हैं। क्यों सर? दोनों ने अपनी स्ट्रेटेजी अपने हिसाब से बना रखी है। सबका अपना अपना एक कोई ना कोई की सक्सेस पॉइंट होता है जिसकी वजह से वो मार्केट में सरवाइव करता है। याद रखना बच्चों, कोई भी प्रोडक्ट आप परचेज करते हो उसके पीछे ऐसा कोई रीजन जरूर है जो वो प्रोडक्ट आपको पसंद है। हो सकता है उसका कलर पसंद है आपको, हो सकता है उसका डिजाइन पसंद है आपको, हो सकता है उसका फ्रेग्रेंस पसंद है, हो सकता है उसकी क्वालिटी पसंद है, हो सकता है उसका आपको रैपिंग पसंद है, डिजाइन पसंद है, उसका प्राइस पसंद है आपको। तो ये सब चीजें डिपेंड करती है और एक कंपनी को भी पता रहती है कि हमारा प्रोडक्ट मार्केट में क्यों बिक रहा है, और कंपनी उसी क्यों पर क्या करती है, पूरा फोकस करके रखती है। फॉर एग्जाम्पल, मार्केट में 2000 का मोबाइल भी मिलता है बच्चों और 1.5 लाख का मोबाइल भी मिलता है। तो क्या 2000 वाली कंपनियां बंद हो जाएंगी, या 2 लाख या 1.5 लाख वाली कंपनियां अपना मोबाइल नहीं बेच पाएगी क्या? बिल्कुल साहब, 2 लाख वाला भी वैसे बिक रहा है जैसे 2000 वाला बिक रहा है। मार्केट के अंदर सर 4 लाख की गाड़ी भी है और यहां पर 4 करोड़ की गाड़ी भी है। तो मुझे बताइए बच्चों, जो व्यक्ति 4 करोड़ की गाड़ी परचेज कर रहा है वो प्राइस सेंसिटिव तो नहीं है, उसको पैसे से फर्क नहीं पड़ता कि वो 4 की है 4.5 की है। इसका मतलब जो 4 करोड़ की गाड़ी बनाने वाली मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है वो क्या सोच रही होगी, वो प्राइस के बारे में कभी नहीं सोचेगी। उसे पता है कि साहब हमारा जो कस्टमर है वो गरीब नहीं है, वो बहुत बहुत अमीर है, उसके पास खूब पैसा है, तो पैसे की दिक्कत तो आने वाली नहीं है। अब वो उसमें क्या करेगा, वो ऐसी फैसिलिटी देगा जो बाकियों के पास ना हो। देखिए बच्चों, एक टी शर्ट आती है 7000 की और एक टी शर्ट आती है 700 रुपए की। तो 7000 वाली टी शर्ट पहनता है बच्चों, उसको फर्क नहीं पड़ता वो 7 की है 8 की है, वो आराम से परचेज कर लेगा। और जो 700 वाली टी शर्ट पहनता है, वो कंपनियों को पता है कि हमारा जो कस्टमर है वो प्राइस सेंसिटिव है। अगर हमने 700 वाली टी शर्ट को 800 कर दिया तो वो जंप करके दूसरी कंपनी के पास चला जाएगा। इसलिए उनकी मजबूरी है कि प्राइस को वो लिमिटेड रखते हैं और क्वालिटी को इंप्रूव करने की कोशिश करते हैं। पर जो लोग 8000 की टी शर्ट 1 मिनट में परचेज कर लेते हैं, उनको पता है कि प्राइस हम चाहे 10 भी कर देंगे तो भी फर्क नहीं है, पर क्वालिटी क्या होनी चाहिए, हमारी बढ़िया रहनी चाहिए। समझ में आ रही बातें आपको? हर तरह की कंपनी मार्केट में चल रही है बच्चों। एक कंपनी है, एक होटल, एक ढाबा है बच्चों जहां पर 50 रुपये भरपेट खाना मिल जाता है, और एक बड़ा 5 स्टार होटल है जहां पर आपको 5000 रुपये में भी सिर्फ एक, समझ रहे हो आप, थोड़ा सा ही मिलता है। बहुत महंगे महंगे होटल होते हैं भाई। एक बार मैं ऑडिट पे था, मैं बताऊंगा आप मेरा एक्सपीरियंस ऑडिट का। तो ये जो अपना ताज होटल है मुंबई वाला, जिसमें वो गोलियां चली थी, उसमें रुके थे। मैं तो क्या मतलब, कंपनी वाले रुकवाते थे भाई हमें बड़े बड़े होटल के अंदर, तो वहाँ रुके हम। सबसे पहली बात है, मैं झूठ नहीं बोलूंगा, मुझे उसका मेन्यू समझ में नहीं आया कि है क्या ये। नहीं सही में पता नहीं क्या प्रोडक्ट है, समझ में नहीं आ रहे। फिर गूगल किया, भाई ये क्या मतलब है इसका, क्या मंगवाए मंगवाए क्या? चाय का नाम भी चाय नहीं रखते, पता नहीं क्या रखते हैं नलायक। फिर मैंने, वो मैडम थी, उसको मैडम चाय पीनी है, उसमें कौन से वाला है इसमें चाय वो समझ गए कि ये फ्री पॉकेट में आया है यहाँ पर किसी कंपनी की तरफ से। और बहुत महंगे महंगे रायता जो होता है बेटा, नॉर्मल अपन रायता। अब मैं बात कर रहा हूँ आज से 6-7 साल पहले की बात कर रहा हूँ, जब हम होटल में रुके थे। रायता कितना होगा यार, 100 का ले ले, 200 ले ले, 500 रुपये ले ले रायते के। रायता छोटा, समझ रहे हो, कि कटोरी रायता खाली, जो 4 बूंदी इसमें गिरी हुई है, 2 पुदीने उसने लगा दिए, ये ले रायता। और वैसे एक अपने जैसे तो क्या करते हैं, खाना खाने के बाद ना, चल रायता है, चल पी गए, उतना ही था बस, उतना ही रायता उसने मुझे दिया। कितने का? 1500 रुपये का रायता। हमें क्या फर्क पड़ रहा था, हमारे को पैसे तो लग नहीं रहे थे, हम तो सब कुछ ट्राई कर रहे थे। तो सोचिए बेटा, जिनके पैसे लग रहे थे, चलो ठीक है, मान लो मैं पैसे देने वाला था, तो जो आदमी 1500-2000 का वो एक कटोरी रायता परचेज करता है, तो उसके लिए प्राइस तो वो हाइजीन होना चाहिए उसके अंदर, वो किस टेम्परेचर पे उसने बनाया है, कितना पुराना, ये सब चीजें होती हैं बच्चों। हमें फर्क नहीं पड़ता, पर उन चीजों को सबको वो केयर करके चलते हैं। तो कहने की बात है सर, स्ट्रेटजी का मतलब क्या है कि कंपनी की सक्सेस के ऊपर जो काम किया जाता है वो स्ट्रेटजी है उसकी। स्ट्रेटजी अच्छी बनेगी तभी कंपनी क्या करेगी, आगे ग्रो करेगी। बहुत सारी कंपनियों की स्ट्रेटजी फेल हो जाती है तो वो पीछे रह जाती हैं। जैसे हम बात करते हैं नोकिया की बात करें,
2008 के अंदर एंड्रॉयड वर्जन मार्केट में आया। नोकिया जो एक तरफा मार्केट था बच्चों इंडिया का, आपको शायद पता नहीं है, 2009 के अंदर या 9 से पहले नोकिया पूरे इंडिया पर राज कर रहा था। हर पर्सन के हाथ में नोकिया का मोबाइल हुआ करता था और नोकिया अपने आप में एक स्टेटस बन गया था। 2009 के अंदर जब एंड्रॉयड वर्जन आया, सैमसंग का नाम नहीं पता था लोगों को बच्चों, 2009 की बात कर रहा हूं मैं। मोटरोला तो अब तो वैसे भी खत्म होगा, मोटरोला तो, हाँ मोटोरोला तो अब किस में वो चला गया वो, नहीं नहीं, कौन से प्रोडक्ट में चला, कौन सी कंपनी ने परचेज किया है मोटोरोला की? मोबाइल डिवीजन बहुत बड़ा कंपनी है बेटा, मोटोरोला बहुत बड़ी कंपनी है। सैटेलाइट जो है ना, सैटेलाइट, ये मोटोरोला कंपनी बनाती है। ये इसका एक टेलीफोन जो है ना वो सेगमेंट है इनका, ये तो एक टेलीफोन वाला एक सेगमेंट बना हुआ है इनका। तो नोकिया ने अडॉप्ट नहीं किया एंड्रॉयड, उन्होंने कहा हम तो विंडो बेस्ड रहेंगे, तो उसी से हम विंडो भी आया था और वो अडॉप्ट नहीं किया। वो उनकी स्ट्रेटजी थी, जो भी उनके लोगों ने स्ट्रेटजी बनाई थी, और वो एक स्ट्रेटजी जो क्या कर दिया, उनको मार्केट से ही बाहर कर दिया। आज मैं दावे से कह सकता हूं, इस क्लास में जितने भी स्टूडेंट बैठे हैं, जितने मुझे लाइव सुन रहे हैं या बाद में सुनेंगे, आप में से कोई एक या दो के पास से होगा नोकिया का मोबाइल, बाकी किसी के पास नहीं मिलने वाला, इंक्लूडिंग मी। मेरे पास भी एप्पल है, ठीक है, टूटा वो अलग बात है। तो नोकिया की एक स्ट्रेटजी जो गलत हो गई है, वो क्या हो गया बच्चे, देखिए मार्केट के अंदर आप हैं तो एक जीतेगा और एक हारेगा। हारेगा वो भी अपनी स्ट्रेटजी तो बनाता है ना, जीतता है वो भी अपनी स्ट्रेटजी बनाता है। तो एक की स्ट्रेटजी जो आगे आ गई है तो वो क्या करेगा, दूसरे पर आ जाएगा। तो स्ट्रेटजी मैनेजमेंट इंट्रोडक्शन के अंदर हम ये पढ़ने वाले हैं कि सर स्ट्रेटजी होती क्या है, क्यों बनाई जाती है, कितने टाइप की स्ट्रेटजी बनती है, बनाता कौन है, और स्ट्रेटजी चेंज कैसे होता है, ये इस चैप्टर में हम पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले मैं आपको थोड़ा सा मॉड्यूल का इंट्रोडक्शन करवा दूं। अगर मॉड्यूल के अंदर में आप चलें अपन, तो हमारा ये जो पेपर नंबर 9 है जो हम पढ़ रहे हैं यहाँ पर, पेपर नंबर 9 को मैं डाउनलोड कर लेता हूँ। ये लो पेपर नंबर 9, हाँ जी, पहले से पढ़ा हुआ है क्या? ओम के अंदर ये लो, ओम जो सर ने करवाया उसमें बता रहे हैं कि पहले से मॉड्यूल रखा हुआ है। कहाँ है ये वाला? अच्छा इधर है मॉड्यूल। तो इसका प्रैक्टिकल पार्ट तो आपने कर ही लिया सबने, अब इसका हम कहाँ है, बहुत सारी कंपनियों के बारे में हम बात करेंगे बच्चों, कुछ नई नई चीज़ें आपको बताऊंगा कंपनियों के बारे में। इंटरेस्टिंग है, बहुत मज़ा आता है इसको पढ़ने में और पढ़ाने में भी। एक काम करते हैं, क्यों ना इसको हम डाउनलोड ही कर लें। एज यूजुअल हमारा कंप्यूटर हैंग हो गया, नहीं है भाई इसमें। साक्षी जी आप ये करते हैं इस बारे में बात? देखो मेरी कोशिश ये रहेगी कि आपको ये मैं क्लास में ही रट्टा मरवा दूं, ठीक है, पूरी कोशिश रखेंगे अपन। डर है कि फेल ना हो जाएं, नहीं होगे।
तो सीए तो सीए थोड़ा सा क्या है इनका, जो एक तो एग्जामिनेशन वाला जो बना हुआ है ना, वो थोड़ा अजीब है बच्चों। बाकी कोई दिक्कत नहीं है। जो ऑर्गेनाइज इनका जो एग्जामिनेशन का अपना सीएमए का एग्जामिनेशन जो हेड जो भी है वो अजीब है। उनको यही नहीं पता है कि मतलब सिलेबस क्या है, जो पेपर बना रहा है उसको यही नहीं पता अभी तक। पुराने पेपर उठा के वो दिए जा रहे हैं। एक बार तो क्वेश्चन आ गया था फाइनेंस एक्ट 2017 का, पता नहीं 14 का 13 का क्वेश्चन पूछ लिया। अरे यार क्या पूछ रहे हो, कम से कम किसी, पता नहीं अब होता है नहीं होता, वो तो राम जाने क्या करते हैं। अरे कम से कम पेपर बना रहे हो आप तो खुद ना बना के किसी टीचर से बनवा लो। आपको लगता है वो लीक हो जाएगा तो एक नहीं 20 टीचर से बनवा लो, उनको मिक्स करके क्वेश्चन दे दो। पर हाँ मॉडल अच्छे हैं, सीएमए के मॉडल बहुत बढ़िया है, इसकी मैं तारीफ करता हूँ हर बारी। मॉडल में कोई कमी नहीं है बच्चों। दिक्कत कहां पर आ रही है इनके, आइए बच्चों। सेक्शन बी है आपका स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट वाला, और इसमें सबसे पहला चैप्टर नंबर 8 हम पढ़ने जा रहे हैं। 3 चैप्टर बच्चों इसमें, 8, 9 और 10। खुल जाएगा तो पढ़ लेंगे। खुल जाए भाई, आएगा आएगा। आई थिंक मुझे लगता है सर ने हटा दिया ये। ऐसा तो नहीं है, पर क्यों हटाएंगे भाई, क्या मतलब उनको। बढ़िया भाई। सीए के नाम में आईटीएसएम में आता ना, नहीं बेटा ये आईटीएसएम तो पुराना हो गया है, आप जो बता रहे हो। अब सीए में ये आता है जो, वो ईआईएसएम के नाम से आता है। हाँ पुराने जमाने में था आईटीएसएम, जब मैंने सीए किया था तब आईटीएसएम था। अब ये ईआईएसएम है। ईआई से कंप्यूटर बेस्ड पेपर है बच्चों, जो आपके सिलेबस में नहीं है। एसएम आपका स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट की बात करता है कि कंपनी किस तरह से अपने आप को ग्रो करती है, क्या क्या तरीके। क्वेश्चन उठता है कि सर ये पेपर हमें क्यों पढ़ाया जा रहा है, हमें स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट से क्या मतलब, हम तो सीएमए करके कंपनी में नौकरी करेंगे, तो हमें इससे क्या मतलब है कि हमें इसको पढ़ने की जरूरत क्यों है। ये अपना आप क्यों बंद हो गया। तो देखिए ये जो पेपर है, इसके थ्रू आप किसी भी कंपनी की स्ट्रेटजी को समझ पाएंगे। जो आप कोर्स करने जा रहे हैं बच्चों, वो कोई छोटा मोटा कोर्स नहीं है। आप जब सीए बनने जा रहे हो तो एक बड़ी कंपनी की अच्छी पोजीशन में बैठोगे आप, तो उस बड़ी कंपनी की स्ट्रेटजी मैनेजमेंट भी आपको समझ में आनी चाहिए। कम से कम बनाना नहीं है वो अलग बात है, हो सकता है आपको फाइनेंस की स्ट्रेटजी बनानी पड़ जाए, हो सकता है आपको कॉस्ट की स्ट्रेटजी बनानी पड़ जाए, तो एटलीस्ट आपको ये तो पता होना चाहिए स्ट्रेटजी होती क्या है, किस तरह से बनती है, कौन कौन से इसमें रूल्स रेगुलेशन फॉलो करने पड़ते हैं आपको। तो ये सारी बातें हम इन 3 चैप्टर्स में पढ़ने वाले हैं। ठीक है भाई। देखो सबसे पहला जो चैप्टर है हमारा, उस चैप्टर का नाम है स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट इंट्रोडक्शन, जो आपके सामने मैं प्रेजेंट कर रहा हूं। चैप्टर स्टडी नोट नंबर 8। ठीक है। स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट इंट्रोडक्शन टॉपिक में, इसमें 3 टॉपिक है बच्चों, विजन, मिशन और ऑब्जेक्टिव।
विजन मिशन क्या होते हैं, ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं कंपनी के, इसके बारे में बता रखा है। छोटा सा एक टॉपिक है बच्चों, या छोटा सा चैप्टर है आपका, बट ये चैप्टर इंपॉर्टेंट है। इसमें कम से कम भी कितना एग्जाम के अंदर 10 से 12 मार्क्स का एग्जाम में हर बार एग्जाम में आता है, ठीक है। तो ये सब मॉडल बता रखे हैं, छोटा सा एक चैप्टर है। तो आइए इस चैप्टर को हम पूरा लिखते हैं आराम से। जब तक आप लिखोगे तब तक मैं लिखाऊंगा, जिस दिन आपने लिखना बंद कर दिया या क्लास के अंदर बदतमीजियाँ स्टार्ट कर दी, उस दिन बेटा मॉड्यूल से पढ़ा दूंगा मैं, ठीक है। पहले बता रहा हूँ आपको, फिर मत बोलना कि सर नाराज़ हो गए, क्योंकि मुझे पता है थ्योरेटिकल पेपर है। और मैं आपको फिर बोल रहा हूँ कि ये नहीं कि मैं क्लास छोड़ के जाऊँगा, वो बात तो दिमाग से निकाल देना आप कि मैं क्लास छोड़ के जाऊँगा। दूसरी बात, मैं ही क्लास से बाहर निकालूंगा। नहीं पढ़ना है प्लीज़ मत आइए क्लास के अंदर। थ्योरी आपको लगता है कि नहीं हमारे तो थ्योरी में तो वैसे हम माहिर हैं, तो आराम से घर बैठिए, रिकॉर्डिंग देखिए मेरी, हो जाएगा पास आपका। पढ़ना है तो बदतमीजी नहीं, बिल्कुल ईमानदार से बैठिए, लिखिए और पढ़िए, ठीक है। तो ये स्टार्ट करते हैं स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट इंट्रोडक्शन। थोड़ा सा मैंने इसके बारे में बताया, तो क्यों ना हम, कॉपी कितने पेज की लगेगी, अरे क्या है लिख लो यार, क्या 10-15 पेज का एक चैप्टर है, तो देख लो अब 40 पेज की कॉपी निकाल लेना, ठीक है। लिखो सबसे पहले, क्योंकि स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट हम पढ़ने जा रहे हैं, तो पहले स्ट्रेटेजी का मीनिंग पढ़ेंगे हम कि सर स्ट्रेटेजी का मीनिंग क्या होता है। लिखो बच्चों, स्ट्रेटेजी का मीन्स क्या है। स्ट्रेटेजी का मीनिंग क्या है? ऑल अबाउट इंटीग्रेटिंग। देखिए ये सारा मीनिंग, ये सब आपके मॉड्यूल से लिया है मैंने, आपको यही एग्जाम में लिख के आना है। एक एक वर्ड मैंने मॉड्यूल से कॉपी किया है, कोई दूसरे मॉड्यूल से नहीं है, सारा आपका मॉड्यूल ही है। बस थोड़ा सा मैंने इसको सिस्टमेटिक वे में लिखा हुआ है। ऑर्गेनाइजेशनल एक्टिविटी एंड यूटिलाइजिंग allocating the स्केयर। स्केयर मतलब कमी होती है जिसमें, उनको बोलते हैं हम स्केयर रिसोर्सेज within the organization। environment so as to meet the present objective। देखिए स्ट्रेटेजी का मतलब है इंटीग्रेटिंग ऑर्गेनाइजेशनल एक्टिविटी एंड यूटिलाइजिंग एंड एलोकेटिंग ऑफ स्केयर रिसोर्सेज विद इन द ऑर्गेनाइजेशन इन्वायरमेंट सो एज द मीट द प्रेजेंट ऑब्जेक्टिव। किसी भी कंपनी का अपना एक प्रेजेंट ऑब्जेक्टिव होता है जिसके लिए वो चलती है। देखिए बच्चों, एक होता है विजन, एक होता है मिशन, और विजन और मिशन को पूरा करने के लिए चाहिए आपको ऑब्जेक्टिव्स। आप अपने आप को 5 साल के बाद कहां देखना पसंद करते हैं, वो आपका विजन है। सर विजन तो वो होता है जो चेंज नहीं, बेटा विजन भी चेंज होता है, विजन भी चेंज होता है, समय समय पर विजन चेंज होगा।
अभी आपका विजन क्या है? सीएमए करने का विजन है कि मुझे सीएमए करना है, एक अच्छी कंपनी में जॉब करनी है सीएमए करने के बाद में, या अपना बिजनेस करना है, जैसा भी आप चाहें। तो आपने अपने आप को एक विजन में देख रखा है कि मैं आफ्टर 5 ईयर मैं यहां पर पहुंचना चाहता हूं। तो वो आपका विजन है। उस विजन को देखकर आप मिशन बनाते हैं कि मैं चाहता हूं कि सर मैं 5 साल के बाद में एक अच्छी नौकरी करता रहूं और मेरी 2 लाख 3 लाख रुपए पर मंथ सैलरी हो, ठीक है, अपना खुद का मकान मैं परचेज कर सकूं, ये मेरा विजन है। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा? आपको मिशन तैयार करना पड़ेगा कि मुझे वहां पहुंचने के लिए ऐसा क्या करना पड़ेगा कि मुझे प्रोफेशनल डिग्री की जरूरत पड़ेगी। फिर आपके सामने बहुत सारे ऑप्शन निकल के आएंगे। प्रोफेशनल डिग्रियां तो बहुत सारी हैं। आप डॉक्टर बन सकते हो, आप इंजीनियर बन सकते हो, आप सीए बन सकते हो, आप सीएमए बन सकते हो, आप एडवोकेट बन सकते हो। ये सभी आपके उस ड्रीम को पूरा कर सकते हैं। तो आपने इनमें से एक ड्रीम उठाया और क्या क्या चुना आपने? सीएमए चुना कि आप इस डायरेक्शनल पाथ पर चलोगे, सीएमए की डिग्री आप लोगे ताकि आप क्या पहुंच सके, उस विजन को आप पूरा कर सके। जो आपने मिशन उठाया है सीएमए कंप्लीट करने का, इससे पहले आपने अपना स्वोट एनालिसिस जरूर किया होगा। आपने ये देखा होगा कि मैं सीएमए कर पाऊं। देखो, करने को तो बहुत सारे कोर्सेज हैं। आप आईएएस भी कर सकते हो, पढ़ना ही तो पड़ता है उसमें, पर क्या मैं आईएएस बन सकता हूं क्या? आपने अपने आप से ये क्वेश्चन पूछा। फिर आपने अपनी कमियों को देखा, अपने स्ट्रेंथ को देखा, फिर आंसर आया नो, मैं आईएएस नहीं बन सकता। फिर आपने देखा कि सर क्यों ना डॉक्टर बन लिया जाए, पीएमटी क्रैक करेंगे अपन और गवर्नमेंट डॉक्टर बनेंगे। फिर आपने अपनी कमियों को देखा और आपने अपने स्ट्रेंथ को देखा, पता चला कि नो, मैं डॉक्टर भी नहीं बन सकता। पर ड्रीम आपका वहीं पर है कि मुझे 3-4 लाख रुपए महीने की नौकरी चाहिए और एक बढ़िया मकान और एक अच्छी वाइफ या हस्बैंड चाहिए। वो नौकरी होगी तभी मिलेगा बेटा, ऐसे बता दूं आपको मैं। जब तक शादी तभी अच्छी। तो देखो, अगर आपके पास एक बढ़िया प्रोफेशनल डिग्री है तो आपके पास बहुत सारे ऑप्शन हैं। ऑप्शन समझ रहे हो आप? अगर आपके पास बढ़िया डिग्री नहीं है तो आप खुद एक ऑप्शन है। आपके पास चॉइस नहीं है कि बेटा ये मिल जाए बहुत बढ़िया बात है। तो इसलिए ऑप्शन बनना है या ऑप्शन क्रिएट करना है, ये आपके हाथ में है। और उसके बीच में सिर्फ आपके ये 2 या 3 साल है, इसमें अगर आप मेहनत करोगे तो आपको बहुत बढ़िया बढ़िया ऑप्शन मिलेंगे बच्चों। पर आप मेहनत नहीं करोगे तो आपको, ठीक है। तो आपने अब अपना मिशन क्रिएट किया, आपने देखा कि चलो ठीक है मैं सीएमए के थ्रू वहां पहुंचने वाला हूं। तो अब आपका मिशन क्या बना? आपका मिशन बना सीएमए कंप्लीट करना है ताकि आप अपने विजन को पूरा कर सकें। अब इसके बाद में मिशन पूरा करने के लिए क्या करने पड़ेंगे? आपको ऑब्जेक्टिव्स बनाने पड़ेंगे, गोल्स बनाने पड़ेंगे। छोटे छोटे ऑब्जेक्टिव बनाए आपने। सबसे पहला ऑब्जेक्टिव बनाया कि सर मुझे फाउंडेशन पास करना है। उसके लिए आपने क्या किया कि सर मुझे यहाँ पर ध्रुव कोचिंग क्लासेज में क्लासेस लेनी है। आपने फाउंडेशन बेहतरीन तरीके से नकल मार के पास कर लिया या पढ़ के पास कर लिया, जैसा भी आपने पास किया। फिर अगला स्टेज कौन सा है आपका? इंटरमीडिएट। फिर अगला आएगा फाइनल। उसके बाद में आप कहाँ पहुंचेंगे? नौकरी पे पहुंचेंगे। और उसके 5 साल के बाद में वहां पहुंचेंगे आप। जैसे आप वहां पर अपने आप पहुंच जाएंगे, आपका विजन पहला पूरा हो जाएगा, तो आपका विजन अब दूसरा क्रिएट हो जाएगा। देखिए, आदमी की कभी इच्छाएं नहीं मरती। जब तक वो मर नहीं जाता तब तक उसकी इच्छाएं उसमें रहती हैं। भगवान ने अपने को बनाया ऐसा ही है, हमें ऐसा ही डिजाइन किया गया है कि हमारी इच्छाएं कभी नहीं खत्म हो सकती। एक मिला दूसरे की इच्छा हुई, दूसरा मिला चौथे की इच्छा हुई, चौथा मिल गया फिर 100 और चाहिए आपको। तो ऐसे करते करते अगर इच्छाएं खत्म होती तो अंबानी को देखिए बच्चों, नए नए प्लांट वो स्टार्ट किए जा रहा है। अब हम सोचते हैं इसको क्या कमी है पैसे की, ये क्यों भूखा मर रहा है पैसे का? अरे भाई वो बात पैसे की नहीं बची। अब पैसे उसके पास इतने हैं कि उसकी 7 पीढ़ियां क्या 700 पीढ़ियां भी बैठ के खाएंगी तो भी खत्म नहीं होगा, इतना पैसा उसके पास आज। पर प्रॉब्लम किस बात की है? अब उसको क्या बनना है? पावर लेनी है उसको। अब उसको बड़ा बनना है। उसके अब पैसे कमाने की नहीं बची, उसको अब क्या करना है? मार्केट कैप्चर करना है पूरा का पूरा। अब उसकी इच्छाएं दूसरे डायरेक्शन में जा चुकी है। अभी हमारी इच्छाएं क्या है? सर इतना सा पैसा कमा लें हम। जब उतना सा पैसा हम कमा लेंगे तो फिर क्या होगा? थोड़ा थोड़ा सा और कमा ले, थोड़ा सा और कमा ले। जब इतना हो जाएगा उसके बाद पैसा नहीं चाहिए। अब आपको क्या चाहिए? रुतबा चाहिए कि अब मुझे रुतबा चाहिए कि लोग मेरी इज्जत करें, लोग मेरे सामने बैठे, लोग मुझसे ऊंची आवाज में बात ना करें। जब ऐसा होना स्टार्ट हो जाएगा तो फिर लगेगा यार लोग तो करने लग गए, ये पुलिस वाले नहीं करते, चलो अब ये भी मेरी इज्जत करें। तो धीरे 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 आदमी क्या करता है बच्चों? इस तरह इच्छाएं अपनी बढ़ती रहती हैं। तो विजन, फिर मिशन, और उसको पूरा करने के लिए क्या? ऑब्जेक्टिव। और इन सब के बीच में आपको एक कॉमन चीज चाहिए, वो क्या? आपकी स्ट्रेटजी है।
हर एक चीज को पूरा करने के लिए आपको एक स्ट्रेटेजी बनानी पड़ती है। तो स्ट्रेटेजी का मतलब क्या है, सीधी बात है सर, स्ट्रेटेजी का मतलब है कि ऑर्गेनाइजेशन की सभी एक्टिविटीज, सर ये ऑर्गेनाइजेशन की एक्टिविटीज क्या होती हैं, कोई भी एक्टिविटी है भाई, सेल करना, परचेज करना, बिल काटना, लोगों के एडमिशंस करना, पैसा लेना, गुड्स को डिलीवर करना, ये तो एक्टिविटीज होती हैं। हर एक ऑर्गेनाइजेशन की अपनी अपनी एक्टिविटीज हैं, हजारों ऑर्गेनाइजेशन मार्केट के अंदर है, उसकी लाखों एक्टिविटीज हैं बच्चों। तो उन एक्टिविटीज को आप इस तरह यूटिलाइज करेंगे या एलोकेट करेंगे ताकि आपके जो स्केयर रिसोर्सेज हैं, स्केयर रिसोर्सेज का मतलब क्या है, ऐसे रिसोर्सेज जो बहुत कम है और जो बहुत इंपॉर्टेंट है, उनको आप क्या कर सके, ऑप्टिमम यूटिलाइज कर सके, उन रिसोर्सेज को आप बेहतरीन तरीके से यूटिलाइज कर सके। इसके लिए जो भी आपने स्ट्रेटेजी बनाई है या जो भी आपने गेम प्लान किया है, उसे आप क्या कह देंगे, स्ट्रेटेजी कह देंगे। आई बात। तो अगर हम देखें हमारे मॉड्यूल के हिसाब से, मैं आपको बता दूं, मैं पूरा मॉड्यूल बेस पर काम कर रहा हूं, हमारा जो मॉड्यूल में लिखा वैसा का वैसा हम लिख रहे हैं। तो मॉड्यूल में अब स्ट्रेटेजी के अंदर 2 पॉइंट नजर आ रहे हैं बच्चों। बताओ स्ट्रेटेजी अगर हम देखें, लिखो मेरे साथ साथ। तो अब आपको 2 बातें पता होनी चाहिए स्ट्रेटेजी के अंदर। पहला बात क्या है बच्चों, इसके अंदर आप क्या करेंगे, फर्स्ट पॉइंट, इंटरग्रेटिंग ऑर्गेनाइजेशन एक्टिविटीज। दूसरा पॉइंट क्या है इसके अंदर, यूटिलाइजिंग ऑब्लिक एलोकेटिंग स्केयर रिसोर्सेस और थर्ड पॉइंट क्या है बच्चों, मीट। देखिए जो स्ट्रेटजी है ये केवल आपके प्रेजेंट के ऑब्जेक्टिव्स को मीट नहीं करती, ये आपके फ्यूचर के ऑब्जेक्टिव्स को भी मीट करती है। स्ट्रेटजी आपकी 2 टाइप की होती है बच्चों, अगर हम नॉर्मल बात करें, एक होती है प्रोएक्टिव, एक होती है रिएक्टिव। प्रोएक्टिव स्ट्रेटजी वो स्ट्रेटजी होती है बच्चों जो पहली बार अडॉप्ट की जाती है, जो पहली बार बनती है। जब आप नया नया कोई काम करना स्टार्ट करते हैं तो आपके सामने जब पहली सिचुएशन आती है जो पहली बार हुई है आपके साथ में, उसे हम क्या बोलते हैं, प्रोएक्टिव स्ट्रेटजी। कुछ ना कुछ ऐसा काम तो हुआ होगा जो आपने पहली बार लाइफ में किया था। आप पहली बार जयपुर आए तो आप कहाँ रुकेंगे, किससे मिलेंगे, कैसे आएंगे, ये सब जो स्ट्रेटजी आप बना रहे हैं, ये क्या है बेटा, आपकी प्रोएक्टिव स्ट्रेटजी है। जब पहली बार आप स्ट्रेटजी बनाते हैं, जब कंपनी पहली बार उस स्ट्रेटजी को बना रही है, और जब उसको आप बार बार करते हैं, दूसरी बार तीसरी बार से रिपीट करते, तो वो रिएक्टिव स्ट्रेटजी बन जाती है। प्रोएक्टिव स्ट्रेटजी बेहतरीन होनी चाहिए बच्चों, और रिएक्टिव स्ट्रेटजी उसका सुधार रूप है। जब आप पहली बार, मान लीजिए आप ड्राइव कर रहे हैं, पहली बार आप गाड़ी चला रहे हैं, तो आप किस तरह सोच रहे हैं, वो आपकी प्रोएक्टिव स्ट्रेटजी है। आपको बताया जा रहा है भाई एक्सीलेटर पे ज़्यादा तेज पैर नहीं दबाना, एक पैर हमेशा आपका किस पे रहना चाहिए, ब्रेक पे रहना चाहिए स्टार्टिंग के अंदर। बाद में तो आप चाहे कैसे मर्जी अब हाथ छोड़ के गाड़ियाँ चलाओ, चाहे उससे फर्क नहीं पड़ता, पर स्टार्टिंग के अंदर बताया गया कि भाई एक्सीलेटर है, इस पर ज़्यादा तेज पैर मत दबा देना, बस जब भी कुछ हो जाए तो आप क्या कर देना, गाड़ी बंद कर देना और तो क्या बताएंगे, जैसे भी सिखाते हैं गाड़ी वाले, ठीक है। तो वो आपको जो दिमाग में पहले थॉट्स आपके दिमाग में आ रहे हैं, जो अपने आपको दिमाग को आप प्रिपेयर कर रहे हो, वो आपकी प्रोएक्टिव स्ट्रेटजीज हैं। और जब एक बार वो कर लेते हैं आप, तो उसको फिर से जब रिपीट करना पड़ता है, वो क्या बनती है, रिएक्टिव स्ट्रेटजीज बनती है। और रिएक्टिव स्ट्रेटजी क्या होती है बच्चों, प्रोएक्टिव का एक इंप्रूव वर्जन होता है रिएक्टिव स्ट्रेटजी।
जब डीसीसी ने पहला बैच बनाया होगा तो जो स्ट्रेटेजी बनाई, किस तरह बच्चे आएंगे, कहाँ बैठेंगे, कैसे पानी पिएंगे, कैसे टीचर उनको पढ़ाएंगे, क्या ये सब क्या है बच्चों, आपका प्रोएक्टिव स्ट्रेटेजी था। और जब इसको क्या किया गया, रिपीट किया गया, तो ये क्या बन गया, रिएक्टिव स्ट्रेटेजी। अब बैच आ रहे हैं, हर बैच पहले बैच से बेहतर फैसिलिटी हम देने की कोशिश करते हैं और हर बार हम उसको बेहतरीन देने की कोशिश करें, तो मतलब वो रिएक्टिव स्ट्रेटेजी चल रही है। जब प्रोडक्ट पहली बार बनता है मार्केट के अंदर तो वो प्रोएक्टिव स्ट्रेटेजी बनाता है, और जब उसको लोग रिपीट करते हैं तो क्या बन जाती है, वो रिएक्टिव स्ट्रेटेजी बन जाती है। ठीक है बच्चों, बात समझ में आई? तो स्ट्रेटेजी आपकी फ्यूचर की भी होती है, स्ट्रेटेजी आपकी प्रेजेंट की भी चलती है बच्चों। पर यहां पर मैंने फिलहाल स्ट्रेटेजी इस चैप्टर के अंदर मैंने प्रेजेंट की बात की है कि जो प्रेजेंट के आपके जो भी ऑब्जेक्टिव है, ऑब्जेक्टिव क्या होता है एक बिजनेस का, बताइए बच्चों, किसी भी बिजनेस का ऑब्जेक्टिव क्या होता है? क्या सिर्फ प्रॉफिट कमाना ही एक होलसेल ऑब्जेक्टिव है क्या? सर प्रॉफिट कमाना भी ऑब्जेक्टिव है, उसके साथ साथ बहुत सारे ऑब्जेक्टिव हो सकते हैं। एक बिजनेस का सर्वाइवल भी उसका ऑब्जेक्टिव है, एक बिजनेस के अंदर बिजनेस में लीडरशिप लेना वो उसका भी ऑब्जेक्टिव है। जब जियो मार्केट में आया बच्चों, सोचिए जियो से पहले मार्केट जो टेलीकॉम सेक्टर था वो अपनी डिक्लाइन स्टेज पे चल रहा था। टेलीकॉम सेक्टर के अंदर अब पूरा मैच्योरिटी का ग्राफ बन चुका है। अगर आपने इकोनॉमिक्स बढ़िया पढ़ी है तो पूरा मैच्योरिटी ग्राफ है बच्चों। यहां पर प्रॉफिट बहुत कम है टेलीकॉम सेक्टर के अंदर, और इस मार्केट में कौन एंटर कर रहा है? अब जियो एंटर कर गया है। सोचिए उस टाइम पे जब एंटर किया उसने, क्या स्ट्रेटेजी बनाई होगी? सर जियो इतना सस्ता क्यों आया? जैसे मैं बता दूं आपको, शायद आपको पता नहीं या पता भी होगा, जब जियो नहीं था तो 1 GB जो डेटा था वो 300-300 रुपए लगते थे। 2 GB डेटा के 400-400 रुपए चार्ज करती थी कंपनियां। ये 2 GB डेटा जो आज आप क्या कर देते हो, ऐसे ऐसे उड़ा देते हो। 2 GB डेटा लोग कैसे यूज करते थे अपने नेट को? नेट यूज किया, वापस नेट बंद कर दिया। कुछ पुराने जमाने के जो लोग हैं सताए हुए, उन हिस्से में वो आज भी नेट बंद कर लेते हैं। वो भूल जाते हैं कि यार वो बात नहीं रही। अब तो कितना मर्जी खाओ पियो, जितना मर्जी ढोड़ो, कुछ भी करो, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। पहले एकदम ध्यान से देखते थे, और लोग कई कई तो ऐसे थे रात को उठ के चेक करते थे कि नेट ऑन तो नहीं रह गया। और सबसे बड़ा टास्क मुझे याद है दोस्तों, तब होता था जब रिचार्ज अब खत्म होने वाला है और अभी भी आपके पास 500 MB बचा हुआ है, कल वो खत्म हो जाएगा। तो सोचिए उस महान व्यक्ति की हालत, उस 500 MB को पूरा खत्म करके वो सोता था, कैसे भी खत्म करूं मैं, क्योंकि वो जब तक खत्म नहीं है तो अगले दिन रिचार्ज करवाना है। आजकल ऐसा है क्या? ऐसा कुछ भी नहीं है बच्चों। गेम चेंज हो गया। ऐसा क्या किया सर जियो ने कि उसने पूरा गेम चेंज कर दिया। नॉर्मली वो 400 रुपए चार्ज करके भी कंपनियां लॉस में चल रही थी। अब जियो आने के बाद में देखो, जियो आने से पहले टेलीकॉम सेक्टर में क्या स्ट्रेटेजी चलती थी? वहां पर चल रही थी कॉल रेट की लड़ाई। एक कंपनी कहती थी हमारा कॉल रेट 1 रुपया, एक कह रही 1 पैसा 1 सेकंड का, 10 पैसा 1 सेकंड का, यहां कॉल करोगे तो। मतलब जो कट थ्रोट कंपटीशन था वो कॉल रेट्स पर था कि कौन कितने कॉल रेट कम देगा। लोग उसी हिसाब से उस कंपनी को रिचार्ज लेते थे, उस कंपनी को ऑप्ट करते थे। जब जियो मार्केट में आया उसने कहा कि हमारा तो मैदान ही दूसरा है, हम तो इस मैदान में खेलेंगे नहीं, हम तो कॉल रेट नहीं खेलेंगे, हम तो डेटा खेलेंगे। और उसने अपना एक नया फील्ड, अपनी नई दुकान खोली और क्या बोला, कॉल रेट वो पुरानी बात है, वो तो कितना मर्जी करो आप, फ्री है वो तो, आप तो हमसे क्या परचेज करो, डेटा परचेज करो। आज मुझे बताओ बच्चों, क्या जियो की स्ट्रेटजी को बाकी उन्होंने भी फॉलो किया है क्या? यस सर। सरवाइव करना है तो आपको अपने कॉम्पिटिटर को भी कॉपी करना पड़ता है बच्चों। ऐसा नहीं है अगर आप कॉम्पिटिटर को कॉपी नहीं करोगे तो आप नोकिया जैसे बन जाओगे और मार्केट से कब बाहर हो जाओगे पता भी नहीं चलेगा। बहुत पुराने जमाने में एक टीवी चलता था जो बहुत फेमस था बच्चों, वीडियोकॉन के नाम से, बहुत फेमस था वो। और आज वीडियोकॉन के टीवी आपके किसी घर में भी नहीं है। ऐसा क्यों सर? वीडियोकॉन ने ऐसी कौन सी गलती की जिसकी वजह से वो मार्केट से बाहर हो गया? उसकी कौन सी वो स्ट्रेटेजी फेल हुई, उसकी भी बात करेंगे अपन फिलहाल। पर यहां तो स्ट्रेटेजी की मैं बात कर रहा हूं। स्ट्रेटेजी का मतलब क्या हो गया? स्ट्रेटेजी का मतलब प्रोएक्टिव, रिएक्टिव, या फिलहाल मैं बात कर रहा हूं प्रेजेंट की। तो 3 बातें। स्ट्रेटेजी का मतलब हुआ बच्चों कि ऑर्गेनाइजेशन की जितनी भी एक्टिविटी है उससे इंटीग्रेटेड करो, इकट्ठा करो, और जो भी आपके स्केयर रिसोर्सेज हैं, जो बहुत कम रिसोर्सेज हैं, उसको ऐसे यूटिलाइज करो ताकि आपकी कंपनी के जो भी प्रेजेंट ऑब्जेक्टिव है उसे आप क्या कर पाओ, प्राप्त कर पाओ। इसे हम क्या कह देंगे? स्ट्रेटजी कह देंगे। आई बात समझ में क्या आपको? चलिए आज मैं इतना ही पढ़ाऊंगा आपको।
कल से इसको आगे बढ़ाएंगे बच्चों। कल थोड़ा टाइमिंग में मैं चेंज करूँगा। और मैं जैसा अपना बात हुई थी कि आपका जो ट्रस्ट वाला टॉपिक है वो मैंने भेज दिया, क्योंकि आपका नेट नहीं चल रहा है इसलिए आपको पास पहुंचेगा नहीं। नेट कैसे चल रहा है तुम लोगों का? तेरे पास कैसे चला? इसका मतलब मुझे बता दो पासवर्ड प्लीज। पासवर्ड तो मुझे ही बताओ यहाँ क्या वाईफाई का। बता देगा? चल ठीक है, बता देना मुझे। चलिए, तो अब आप, अरे सुनिए भाई, वो जो चैप्टर है वहीं से देख लेना पूरा डिटेल में, 2x करके, अरे देख लेना वहीं से यार, बड़ा हो जाएगा पूरा पूरा कर। और जो मैंने, सुनो एक मिनट, जो मैंने आपको भेजा है, जो ट्रस्ट का जो मैंने टॉपिक भेजा है आपको, उसमें स्टार्टिंग में कुछ और है बच्चों, असेसमेंट ऑफ कंपनीज लिखा हुआ, उसको मत देखना, नहीं समझ में आएगा। वो आपका सिलेबस का नहीं है, फाइनल का है, वो फाइनल से मैंने लिया है। फिर वो उसके बाद में मैंने एएमटी करवा रखा है, कुछ क्वेश्चन लिखे हुए हैं, फिर आपका मैट लिखा हुआ है, उसके बाद में नीचे मिलेगा टैक्सेशन ऑफ ट्रस्ट, और उसके बाद में बिजनेस ट्रस्ट वगैरह, वो भी आपके सिलेबस में नहीं है। तो टैक्सेशन ऑफ ट्रस्ट आएगा बीच में, सिर्फ 10-15 पेज का, वो बीच में आपको लेना है, क्योंकि वो कट नहीं रहा था, इसलिए मैंने पूरा एक साथ भेज दिया। आई क्या बात समझ में आपको? नोट्स आप देखोगे तो पूरा आपको प्रिंट आउट नहीं निकालना है, या फिर पूरा नहीं पढ़ना आपको, तो जहां से ट्रस्ट स्टार्ट होगा वहीं से आपको पढ़ना है, ठीक है? ठीक है, ये मैं बोल लूंगा मैं। तो आज के लिए इतना ही, बाय बच्चों।